करंट अफेयर की इस सेगमेंट में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक की शुरुआत करते हैं। और आज के न्यूज़ टुडे के अंक में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे आज यानी 14 अक्टूबर का न्यूज़ टुडे का अंक आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण सुर्खियां से प्रारंभ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली जो न्यूज आर्टिकल है महत्वपूर्ण सुर्खियों में वो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ से संबंधित है। तो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट भी है ये, देखेंगे हम इसके बारे में। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में जो अवसंरचना विकास से संबंधित जो एक हॉलिस्टिक प्लान बनाया गया है पीएम गति शक्ति, उसके बारे में, उससे संबंधित जो डेवलपमेंट आए हैं, नए डेवलपमेंट। थर्ड जो है गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है डीप सी में एरिया में जो फिशरीज सेक्टर से। तो फिशरीज सेक्टर ऐसे ही भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसके जो भावी ब्लू इकोनॉमी को जो टारगेट किया जा रहा है भारत के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, उसके लाभों को लेने के लिए, तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर के रूप में ये उभर कर सामने आ सकता है, इसमें संभावना है। इन्हीं सब आयामों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बाघों के लिए आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस, ये एक नई चीज सामने आई है जो आईयूसीएन से संबंधित ग्रीन स्टेटस है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, ये नागरिक से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कुछ आंकड़ों की बात करता है, नवीन आंकड़ों की बात करता है, कुछ ट्रेंड्स की बात करता है जनसंख्या से संबंध में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं जिसमें इजराइल गाजा शांति समझौता जो भी चल रहा है, अमेरिका भी उसमें मध्यस्थ के रूप में है, उसके बारे में। पासनी पोर्ट, ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो कुछ बातें चल रही हैं एक पोर्ट को ट्रांसफ़र करने की, ये पासनी पोर्ट वहीं पाकिस्तान का है। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ डेवलपमेंट है। आरबीआई द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहल है, विश्वास योजना है, टिपिंग पॉइंट, रोडामाइन बी एक पॉलिटेंट के रूप में है, इंपॉर्टेंट पॉलिटेंट। और उसका अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल मेडागास्कर, जिसकी राजधानी अंटानारिवो है। तो चलिए आज हम लोग अब हम लोग अपने पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है उसका शीर्षक है क्या, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर नीति आयोग की रिपोर्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेंगे। डीप सी बात की जा रही है, तो डीप सी के बारे में जब भी बात की जाती है तो अगर इस तरह से हमने भूगोल में ये पढ़ा है कि तट से लेकर समुद्र, गहरे समुद्र की तरफ एक डिमार्केशन किया जाता है, एक मार्किंग की जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की सीमाओं के बारे में हमने सुना है। और यूएन के लॉज के तहत जो है ना वो क्या है, कार्यान्वित किया जाता है। उसमें जैसे क्या है कि सबसे पहले जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो आपकी सीमा है, उसके बाद और 12 नॉटिकल माइल्स तक आप कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं, और उसका 200 नॉटिकल माइल्स। तो ये अगर ऐसे तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो यहां से कहा मैं बता रहा हूं 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स तक। और उसके पहले मैंने क्या बताया, 12 और फिर 12, ठीक है। तो मतलब ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 24, और यहां से यहां तक कितना हो गया, 12 नॉटिकल माइल्स। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। तो ये बात हम चर्चा में शुरुआत ही यहीं से कर रहे हैं कि इसे क्या बोलते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बाद का क्षेत्र जो है क्या बोला जाता है, गहरा समुद्र, हाई सी, जहां पे सागर का जलस्तर एकदम गहरा होता है। और इस पे क्या है, ये पूरी की पूरी जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है एक तरह से। ये यहाँ पे जो क्षेत्राधिकार है किसी राष्ट्र विशेष का नहीं होता, बल्कि जो है पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में ये आता है। कोई भी वहां पे जाके इस प्रकार की गतिविधियां कर सकता है, मत्स्यन हो, माइनिंग हो, इस प्रकार की गतिविधियां जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत चलती हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, ये भूगोल का विषय तो है, लेकिन यहाँ क्या संबंध है, यहाँ संबंध ये है कि जो रिपोर्ट आई है फिशरी सेक्टर से, भारत के फिशरी सेक्टर से संबंध में रिपोर्ट आई है उसके बारे में। और क्या है, मत्स्यन कहाँ, मछली पकड़ना कहाँ बात की जा रही है, स्पेशल जोर देके क्या कहा जा रहा है,
डीप सी में। तो हम समझ गए डीप सी में। तो मत्स्य सेक्टर ऐसे ही भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि हम लोग मत्स्य उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। विश्व के कुल उत्पादन में से लगभग 8% के आसपास जो है ना भारत में मछली उत्पादन किया जाता है। और मछली उत्पादन में भी क्या हम लोग क्या इनलैंड वाटर से, मतलब जो मीठे पानी नदी झीलों से मिलने वाला जो जो मछलियां हैं वो भी हम लोग प्राप्त करते हैं, और साथ में समुद्री मछली भी। ठीक है, तो दो तरह की यहाँ पे हमने देखा। और समुद्री मछली में भी दो प्रकार की बात करेंगे। एक तट के पास फिशिंग किया जाने वाला, तट के पास, और एक कहा मैंने बताया डीप सी में, जो जहां पे गहराई अधिक होती है। तो यहां पे फिशिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? यहां पे फिशिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में हमें इक्विपमेंट जो है ज़्यादा मॉडर्नाइज होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए, इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए, और क्या स्किल ज़्यादा लगता है यहाँ पे, और जोखिम भी ज़्यादा है चूंकि गहरे समुद्र में जाना है। तो इससे संबंधित ये रिपोर्ट है। तो इसके बारे में हम लोग ये बैकग्राउंड में समझते हुए ध्यान में रखेंगे। ये डीप सी के लिए बात की जा रही है, जो कि भविष्य के भारत के ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ब्लू इकोनॉमी क्या, एक मतलब संक्षेप में मैं बात करूं तो सागर और सागर में छुपे हुए जो संसाधन हैं उसके इष्टतम प्रयोग से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जो नीति है भारत की, उसे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो सागर में किस प्रकार का संसाधन है? खाद्यान्न है, माइनिंग है, मतलब माइनिंग में मतलब मिनरल, कोई मेटलिक पदार्थ हो गया, उसके बाद क्या रिन्यूएबल एनर्जी, यही सब चीजें हैं। इसको जो है कंसोलिडेट करते हुए भारत के राष्ट्रीय विकास में इसको शामिल किया जाना, मतलब राष्ट्र के विकास के एजेंडा में, जिससे कि अर्थव्यवस्था में ये सब क्षेत्र सहायक हो सके। तो यही, अगर मत्स्यन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन डीप सी कहीं ना कहीं छूट रहा है, जो जिसमें कि काफी अधिक पोटेंशियल है, काफी अधिक संभावना है। डीप सी की फिशरीज मतलब गहरे समुद्र में किया जाने वाला मत्स्यन, जिसके लिए आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसी तरह की चीजें हैं। तो यही नीति आयोग बोलता है कि इस रिपोर्ट का बैकग्राउंड हम लोग समझ गए। अब इस रिपोर्ट का जो है ना, ये हेडिंग देख लीजिए, हम लोग समझ जाएंगे चीजों को। क्या है? इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, मतलब तट से दूर वाली फिशरीज को के जो संभावनाएं हैं उससे संबंधित उसका प्रयोग करते हुए कैसे हम ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को हम लोग साध सकते हैं, या ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सहायक हो सकता है। बस यही रिपोर्ट है, और इसी के लिए ये बताया गया है कि नीली अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है भारत के लिए इस क्षेत्र को। और भारत ने लक्ष्य क्या रखा है? 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नीली अर्थव्यवस्था को सरकार साकार करना है, ये लक्ष्य है। और जिसमें कि क्या इंपॉर्टेंट क्या है? ये डीप सी फिशरीज। ठीक है, मत्स्य। तो ये रणनीति काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, बिंदु है, हम लोग देख लेंगे। क्या है वर्तमान स्थिति कि मत्स्यिकी संसाधनों की कुल संभावित क्षमता कितनी है? 7.16 मिलियन टन अनुमानित है। तो काफी अधिक है। हालांकि इस क्षमता का अभी भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाना बाकी है, मतलब हमने इस संभावना को उपयोग ही नहीं किया है, एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। और क्या प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो वही जैसा मैंने बताया कि डीप सी क्या है, एक स्किल बेस्ड, स्किल अधिक चाहिए, इन्वेस्टमेंट अधिक चाहिए, टेक्नोलॉजी अधिक चाहिए। तो इसमें क्या अवसंरचना और तकनीकी अभाव। कैसी अवसंरचना? केवल 90 फिशिंग हार्बर में गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने वाले जहाजों को संभालने की क्षमता से उपयुक्त है। मतलब जितने भी फिशिंग हार्बर हैं जहां पे मछली पकड़ी जाती है, जो गोदी या डॉक बोला जाता है, छोटे छोटे, वहां पे टेक्नोलॉजिकली वो इक्विप्ड नहीं है। दूसरा, गहरे समुद्र के संसाधनों को कुशलतापूर्वक दोहन भी एक तकनीकी चुनौती बनी हुई है। थर्ड पॉइंट जहां से हमने बात शुरू की थी, विनियामक खामियां, वही कि जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रीय जो स्थान जो होगा, उससे संबंधित जो रूल रेगुलेशन है वो क्लियर नहीं है, स्पष्टता नहीं है। तो इसलिए होता क्या है कि अनरेगुलेटेड, इलीगल जो फिशिंग है वही एक्टिविटी चलती है।
जिससे न सरकार को फायदा न कम्युनिटी को फायदा है बहुत ज्यादा। देखिए यही है वर्तमान भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यही जिसकी बात की हमने, जो 200 नॉटिकल माइल्स है, और 200 नॉटिकल माइल। अब इसके बाद है, इसके बाद ये डीप सी है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ इसी के लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, तो इसके लिए ही रूल रेगुलेशन नहीं है, हमने इसी क्षेत्र को अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने आ रहा है। देखिए ये विनियामक कानूनों का अभाव, इससे अवैध, असूचित और अविनियमित रूप से मछली पकड़ने की समस्याएं बढ़ रही है। तो जिससे ये ब्लू इकोनॉमी में कहीं से भी कोई योगदान देने में सहायक नहीं हो सकता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, इलीगल प्रैक्टिसेस ज्यादा हैं, तो सिस्टम में वो काउंट नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले, तो ये तो हमने देखा ही है, पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफी इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस मत्स्य क्षेत्र के विकास को लेकर, और मत्स्य क्षेत्र में जो इन्वॉल्व जो कृषक हैं, जो लोग हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनको उनके सहयोग को लेकर, ये पहले भी हमने पढ़ा है। 2020-21 से 24-25 तक ये 5 वर्ष की योजना है, और इसमें सरकार क्या करती है, पारंपरिक मछुआरों को क्या करेगी, वही बात है क्या कि उसको एडवांस कर दो इसको, जिससे क्या है वो इक्विप्ड हो पाए, और जिससे वो फिशिंग के अपनी क्षमता को बढ़ा पाए, जिससे कि तट के साथ साथ आगे भी जाके गहरे समुद्र में भी फिशिंग करने के लिए जो है ना क्षमतावान हो सके। तो ये क्या, पारंपरिक मछुआरों को गहरे समुद्र में जाकर और अब तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले जहाज खरीदने या जहाजों में आवश्यकता अनुसार जो बदलाव करने हेतु 60% तक की वित्तीय सहायता, मतलब लोन देने की भी योजना प्रदान करता है ये बात है। और इसमें मत्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष FIDF ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी से है। ये कंसेशनल रेट पे क्या फाइनेंसिंग से संबंधित है, वित्तीयन से संबंधित है, जिससे आगे जो है ना फाइनेंस किया जा सके, किसको, कृषकों को। और ये किसे फाइनेंस करता है ये FIDF एक फंड बनाया गया 2019 में ही इसी क्षेत्र के लिए, यही मत्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के नाम से बनाया गया एक फंड बना दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, जो यूटीज हैं, जो अन्य संस्थाएं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन सबको जो है ना फाइनेंस करेगी, जिससे कि आगे जो है ना वित्तीयन इस क्षेत्र को मिलता रहे, फंड मिलता रहे, आसानी से मिलता रहे, और ये क्षेत्र क्या मजबूत हो पाए हर तरह से। तो निष्कर्ष यही है कि आवश्यक बदलाव और मछली पकड़ने वाले जहाजों के बड़े आधुनिकीकरण का सुझाव है कुल मिलाकर। क्यों, क्योंकि अगर इस क्षेत्र को जो है ना, जो इतना बड़ा मत्स्यन का क्षेत्र है, अगर इसे बढ़ाना है, जैसा हमने बताया अभी तटीय और सीमित रूप से हम लोग मत्स्यन कर रहे हैं, और सीमित रूप से कर रहे हैं, तो ये जो संसाधन है इसका हम लोग सीमित ही यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो इसे बढ़ाना कहाँ है, गहरे समुद्र, डीप सी तक, और प्लस क्या, आधुनिकीकरण हर जगह। तो इससे होगा क्या, इससे क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन स्तर बढ़ेगा, तो जिससे क्या अंततः क्या ब्लू इकोनॉमी के जो लक्ष्य है उसमें ये सेक्टर सहायक हो पाएगा। आगे PM गति शक्ति से भी संबंधित जो न्यूज आर्टिकल है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि तटीय अवसंरचनाओं को भी मजबूत करना इसमें महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है, कि तटीय स्तर पे जहां जहां फिशिंग हार्बर हमने जैसे देखा, वो मेन चुनौती में से है फिशिंग सेक्टर को मजबूत बनाने में, कि जहां भी फिशिंग हार्बर है वहां उससे संबंधित जो अवसंरचना है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, जैसे क्या जो डॉक है जो फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्या कनेक्टिविटी, जो लोकल रोड्स हो सकते हैं, इस तरह से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है उसका भी विकास किया जाना महत्वपूर्ण है, जिससे कि तभी जो है ना ये संभव हो पाएगा कि मत्स्य क्षेत्र को एक ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, और जिससे कि रोजगार और उत्पादन और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में वो सहायता दे सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को दिया गया है, 3 महाशयों, जोएल मॉकिर और फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। तो इन दोनों को साथ में दिया गया है, इनको अलग अलग दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो दिया गया है कि सस्टेनेबल ग्रोथ से संबंधित दिया गया है, मुद्दा है, जो विषय है जिस पे दिया गया ये इनके
कार्यों के लिए। तो सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या है, यहाँ पे दो डायमेंशन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ में जिन्होंने संबंध बताई, इस महाशय ने संबंध ये बताया है कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है इनोवेशन के साथ चलता है, और इनोवेशन के साथ साथ उसके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समय समय पर हम लोग देखते हैं ग्रोथ तभी मेंटेन हो सकता है कि एक समय के बाद टेक्नोलॉजी में अपडेट हो जाए, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो उससे क्या हुआ, फिर से ग्रोथ बना रहता है। फिर थोड़े दिनों के बाद 20 साल 30 साल 40 साल के बाद जो है ना, फिर से नई टेक्नोलॉजी आ जाए, फिर से ग्रोथ बना रहता है। और ये हम लोग लगातार अपने मानवीय विकास क्रम में, हम लोग मानवीय सभ्यता के विकास क्रम में लगातार देखते हैं। इसका कुल मिलाकर इनका मतलब ये है। तो मतलब कुल मिलाकर क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या, इनोवेशन के साथ संबंध को जोड़कर बताया है। और इन दोनों महानुभावों ने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि सस्टेनेबल ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस होता है ना, इससे क्या होती है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब क्या है इसका, जो पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी थी और जो लोग उस पर काम कर रहे थे, अचानक से ही नई टेक्नोलॉजी आ गई, अचानक से नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये लोग क्या होगा, ये लोग बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन है, हालांकि ये क्रिएशन भी होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यही कंसेप्ट है, बड़ी काफी अच्छा ये यूनिक जो है टॉपिक है इस बार का। तो संभावित है कि यूपीएससी परीक्षा में भी इस कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न आए और इसके एप्लीकेशन से, तो इससे संबंधित जो चीजें डेवलपमेंट आगे मिलते रहे आपको न्यूज़पेपर में या यहाँ पे आर्टिकल्स में, तो आप उसे नोट करते रहें, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ही दिया, इनके नामों से संबंधित है, और ये आर्टिकल नवाचार संचालित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या। तो बेसिकली यही है। तो इसमें दो डायमेंशन मैंने बताए, ठीक है। दूसरा क्रिएट, पहला वही नवाचार के लिए, नवाचार से सतत विकास समृद्धि, और दूसरा जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन, जो बातें मैंने बताई वो लगभग वही चीजें। क्या है कि पुरस्कार का आधा हिस्सा जोएल मैक्यूर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पहचान। तो यही है कि आवश्यक है ग्रोथ के लिए क्या, तकनीकी प्रगति समय के साथ होता रहे, तो ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे हमने देखा, अभी मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगा जिससे चीजें समझ में आएंगी। दूसरा आधा हिस्सा क्या है, संयुक्त रूप से किसे मिला, फिलिप एग्यन और पीटर हॉबिट, नाम भी ध्यान रख लेंगे क्योंकि दो पार्ट में दिया गया, तो चर्चा का विषय है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत समृद्धि के सिद्धांत के लिए साझा किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार पिछली 2 शताब्दियों में, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में, यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ध्यान में रख लेंगे कि उन्होंने ये भी बताया कि पिछली 2 शताब्दियों में सतत वैश्विक आर्थिक समृद्धि देखने को मिली है। मतलब सस्टेनेबल, पिछली 2 शताब्दियों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक टिकाऊ विकास समृद्धि दिख रही है, मतलब लगातार, मतलब कंटिन्यूअस चल रही है ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नीचे नहीं आया है। ये भी है एक पॉजिटिव साइन है। तो देखते हैं, देखिए यही बात कही जा रही थी। क्या कहा जा रहा था यहाँ पे कि सबसे पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ कहाँ लिया हमने, 1825 क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आधार हुआ। तो आविष्कार क्या था, इनोवेशन क्या था, स्टीम इंजन। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हुआ, रेलवे, बोट, मतलब आप देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, और उसका फैक्ट्री में सामान। तो इसने क्या किया, सारे बदलाव किए इसमें सोसाइटी में। तो सोसाइटी जैसे अडॉप्ट करती है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव तो हुआ डेवलपमेंट पे, और सोसाइटी भी अडॉप्ट करती है, तो ये पूरा, तो उससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी जो है, उसी से सस्टेनेबल ग्रोथ जन्म लेता है। अब ये देखिए फिर से क्या हुआ, ये 20वीं सदी के शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या क्या बदलाव कर दिए, सेफ वर्क प्लेस, ये चीजें, मोटर बना दिया, और जितने भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हो, बिजली का प्रसार सब जगह। उसके बाद अब क्या है यहाँ पे, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद तो ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही है ना, सीधे एक ग्रोथ के रूप में देखा जा रहा है कि इनोवेशन हर जगह, हर लेवल पे इनोवेशन है। और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो देखा हमने कि चेंजेस आए, चेंजेस जो पुराने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे वो क्या होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गए होंगे। तो यही बात है। तो जोएल मैक्यूर वाली जो बात है वो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उन्होंने उन तंत्रों का वर्णन किया जो वैज्ञानिक सफलताओं, उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को एक दूसरे को बढ़ाने तथा एक स्वसृजक प्रक्रिया बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो क्लियर यही है कि जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को मदद करते हैं, जिससे आगे चीजें चलती रहें, सतत समृद्धि।
सतत समृद्धि के लिए आवश्यक कारकों की पहचान की गई। यही जो बात हमने जो पढ़ा कि एक आविष्कार हुआ, उससे रिलेटेड और चीजें एप्लीकेशन आती गई, जिसने ग्रोथ को क्या किया, सस्टेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद किया। और दूसरा क्या, इसमें दो तरह की इन्होंने नॉलेज बताया, क्या, एक प्रोपोजिशनल नॉलेज और दूसरा पर्सपेक्टिव। मतलब क्या कि एक व्यक्ति कोई क्यों काम करता है, एक उसका अपना ये है, और दूसरा क्या, उसको काम करने के लिए चाहिए क्या, है ना, काम करने के लिए क्या आवश्यक है। तो काम करने के लिए क्या आवश्यक है, जो उसकी जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब, तो ये कैसे आएगा, ये जब तक दोनों चीजें मिलेंगी तभी सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है हमेशा समय के साथ इनोवेशन होता रहे। तो कुल मिलाकर तर्क यही है। और उसके बाद क्या, वाणिज्यिक ज्ञान, विचारों का वाणिज्यिक उत्पादों में बदलना, तभी तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, तभी तो कोई बिजनेस खड़ा होगा। और उसके बाद परिवर्तन के प्रति सामाजिक खुलापन। तो ये सारे आंकड़े आप लोग देखोगे, सारे आयाम, तो समझ जाओगे चीजों को कि कैसे जो है ना एक ग्रोथ स्टोरी बनती है। तो बस उसी ग्रोथ स्टोरी को समझाने का नया तरीका है, जिससे आगे के लिए जो है ना हम लोग लेसन ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था में भी और समाज के लिए भी वो काफी फायदेमंद होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो शुरुआती दौर से मानव सभ्यता जो है से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जो है आयाम है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिलिप एगेन और पीटर हॉबिट, वही दूसरा वाला पार्ट, कोई सृजनात्मक विनाश का शिकार हुए। क्योंकि जो लोग बाजार में पुराने थे और उनसे जो है बेहतर उत्पाद आ गया, तो हम लोग देखें कि उनका जो है विनाश हो गया, वो मार्केट से हट गए। अब कीपैड फोन बनाने वाली जो कंपनियां थी, अगर स्मार्टफोन आ गया, नाम लेने की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन आ गया, नई कंपनी बनाने लगी, तो क्या वो कंपनियां क्या मार्केट से बाहर हो गई, ऑब्वियसली। तो नहीं, लेकिन तो इसी को जो बाहर होना हुआ, तो ये एक डिस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ क्रिएशन भी तो हुआ। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इसे सृजनात्मक कहा जाता है, क्योंकि ये नवाचार पर आधारित है। यद्यपि ये विनाशकारी भी है, क्योंकि पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं और अपना वाणिज्यिक मूल्य खो देते हैं। तो यही चीजें हैं यहाँ पे। चलिए, न्यूज आर्टिकल थर्ड, उसमें क्या है, इसमें पर्यावरण से संबंधित, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। इस पे बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई, क्या, बाघों के लिए आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। ये किसका है, ये आईयूसीएन का ही आया है, जो क्या निकालती है, रेड डेटा बुक निकालती है। और रेड डेटा बुक हम लोग पता है, हम लोगों को क्या होता है रेड डेटा बुक, जो पर्यावरणीय रूप से जिन पे खतरा है, जिनके अस्तित्व पे खतरा है, ऐसे जीवों, वनस्पतियों का क्या, लिस्ट, सूची, यही है ना, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये लिस्ट तो तैयार कर दी गई। अब लिस्ट का क्या हुआ, लिस्ट का समय समय पे मूल्यांकन भी तो होना चाहिए कि इसमें जो एंटिटी डाली गई थी, मतलब जो जीव या वनस्पतियों को डाला गया था, उन पर संरक्षण कार्रवाई भी की जा रही है। तो अब क्या स्थिति है, उसमें कौन सी स्थिति, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या उसे बाहर रिकवर कर गया, क्या वो अच्छी स्थिति में आ गई, या फिर उसकी और स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है, या लार्जली जो है ना बड़े पैमाने पर जो है ना उनका क्षरण अभी भी जारी है। तो ये मूल्यांकन होना चाहिए ना, उसी के लिए बनाया गया आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस। लेकिन ये थोड़ा सा नकारात्मक न्यूज है, क्यों, क्योंकि अभी जो आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज आकलन जारी किया गया है बाघों के लिए, उसमें इसकी स्थिति जो है सही नहीं बताई गई, जो कि चिंता का विषय है। यही ये आर्टिकल है। क्यों सही नहीं बताई गई, क्योंकि इसमें इसको क्या किस क्राइटेरिया में रखा गया, क्रिटिकली डिप्लेटेड श्रेणी में, मतलब सबसे ऊपर ही, मतलब लगभग सबसे ऊपर, कि इसमें 8 श्रेणियों में बांटा गया है ये जो ग्रीन स्टेटस, आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, जिसमें सबसे पहले क्रिटिकली डिप्लेटेड है, उसके बाद लार्जली डिप्लेटेड है, उसके बाद मॉडरेटली डिप्लेटेड है, इस तरह से कि जो सबसे अधिक अभी क्षरण की स्थिति में है, जो थोड़ा सा उससे कम है, जो थोड़ा उससे कम है, उसके बाद जो है जिनकी जो है जो जिनके बारे में अभी नहीं पता है। तो ऐसे करके 8 श्रेणियां हैं, उसमें सबसे ऊपर में है अभी बाघ। मतलब बाघ को अभी भी संरक्षण की आवश्यकता है, बाघ पे अभी भी पर्याप्त खतरा है। इतने संरक्षण करने के बाद हम लोग पता है हमें कि हम लोग क्या प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं 1972 से। आज जो है कुछ साल पहले हमने उसे 50 वर्ष
जयंती मनाई है हमने। तो इस तरह से प्रयास होने के बावजूद भी क्या है, क्रिटिकली डिप्लीटेड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह बाघों के समक्ष मौजूद गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरों को दर्शाता है। तो इसलिए चिंताजनक न्यूज है ये। और इस खतरे, और ये खतरा क्यों है? खतरा इसलिए है कि क्या, अब देखेंगे हम लोगों ने जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो चैप्टर पढ़ा है हमने पर्यावरण में, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जैव विविधता के समक्ष खतरा किससे होता है? आवास विखंडन तो है, जिस प्रकृति का आवास में वो जीव रहता है उसका पर्यावास क्षति, शिकार में कमी, अगर उसके खाद्यान्न पे जो उसका खाना है, भोजन है, उस पे समस्या। उसके बाद मानवीय आधार क्या? अवैध शिकार और क्षेत्रीय स्तर पर विलुप्ति शामिल है। मतलब कुछ मौसमी या जलवायविक जो समस्याएं, जो चैलेंजेस जो उभर के आती हैं, तो ये जो है ना चैलेंजेस हैं जिस कारण से बाघों पे समस्या उभर कर आई है इस रिपोर्ट में। अब मुख्य बिंदु क्या है, बताता है कि क्यों ये बताया जा रहा है क्रिटिकली डिप्लीटेड, कि बाघों की संख्या घट रही है, सिंपल। और घट कहाँ रही है कि जो 2608 से 3905, ये आप ध्यान रहे तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ये रखने की जरूरत नहीं है इसे, हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि क्या घट रही है। और 24 क्षेत्रों में जो आकलन किया गया उसमें से 9 क्षेत्रों में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं। और क्या, साथ ही जहां बाघ अभी मौजूद हैं वहां भी संकटग्रस्त स्थिति में ही है। तो कुल मिलाकर यही है कि हमने संरक्षण तो दिया है, लेकिन अभी तक स्थिति बदली नहीं है बाघों के लिए। और अभी तक किए गए संरक्षण प्रयासों के प्रभाव पुनर्प्राप्ति क्षमता की स्थिति क्या है? ये क्रमशः उच्च एवं मध्यम में से है। जो संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं हमारे, और प्रभाव पुनर्प्राप्ति मतलब रिकवरी रेट जो है ये मीडियम से हाई तक में है, कि अभी संभावना है लेकिन अभी ऐसे रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं। अब क्या है कि आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा समझ लें। जो मैंने बात कही शुरू में कि ये 2012 में शुरू किया गया था। जो थ्रेटेंड स्पीसीज जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है उसी की सूची पे आधारित है, मतलब उसी को मदद करने के लिए, उसी के मूल्यांकन से संबंधित, कि जिसे हमने लिस्ट कर दिया उसके मूल्यांकन से संबंधित क्या स्थिति है। और 2020 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ जो है ना हमें लिस्ट नहीं करना है रेड लिस्ट में, ये रेड लिस्ट में इसका क्या मूल्यांकन भी तो करना है ना। तो बस इसी के लिए आप ये समझ लो। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो एक महत्वपूर्ण डायमेंशन के रूप में। यह प्रजातियों की आबादी की पुनर्प्राप्ति, वही रिकवरी की बात है कि कब रिकवरी होगी, तो उसके विलुप्त होने के जोखिम और साथ ही साथ संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साधन प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है वही कि हमें पता चलेगा ना कि अभी तो प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति जो है, एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति जो है पता चलेगी हमें। वास्तविक स्थिति, तो वास्तविक स्थिति पता चलेगी, वास्तविक स्थिति पता चलेगी इससे। तो ये क्या पॉलिसी मेकर के लिए क्या सहायक होंगे ना ये, इसमें जो पॉलिसी बनाने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित। श्रेणियां यही मैंने बताया 8 श्रेणियां हैं, कुल 8 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब खत्म हो गया अपने प्रकृति का आवास में, वनों में। क्रिटिकली डिप्लेटेड, यहीं पे टाइगर है, यहीं पे टाइगर है, ध्यान रहे। लार्जली डिप्लेटेड, मॉडरेटली डिप्लेटेड, स्लाइटली डिप्लेटेड, फुल्ली रिकवर्ड, नॉन डिप्लेटेड एंड इनडिटर्मिनेट। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको अभी चर्चा में है, तो ये भी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आईयूसीएन रेड लिस्ट में भी क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस तरह से है ना, तो उसे भी पूछा जा चुका है, उसे, उस क्रम को, उस कैटेगराइजेशन को। तो इस श्रेणियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नई है, न्यूज है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और टाइगर संरक्षण से संबंधित, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइगर क्या है, की स्टोन स्पीसीज है, ये भी नोट कर लेंगे यहीं पे। टाइगर क्या है, बाघ क्या है, की स्टोन स्पीसीज है। और की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, जो कि किसी भी इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कौन होते हैं, ये सबसे बड़े उच्च मांसाहारी होते हैं, जो कि पोषण स्तर के सबसे सर्वोच्च स्तर पे होते हैं।
और ये क्या करते हैं, ये शिकार उनको बनाते हैं जिनसे क्या है पूरे के पूरे इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। मतलब क्या है, शाकाहारी जीवों को खाते हैं और शाकाहारी जीवों की जनसंख्या कंट्रोल में रहती है, जिससे क्या ये जो कोई भी इकोसिस्टम है जहां बाघ रहते हैं वहां क्या अति चराई से बच जाता है वो जगह, अति चराई। नहीं तो क्या, अगर बकरों की संख्या अधिक हो गई, आप समझ लो, आप जो शाकाहारी जीव हैं अगर उनकी संख्या अधिक हो गई तो नीचे जो ग्रीन प्लांट है उनकी संख्या पे, जो जनसंख्या पे जो है ना असर पड़ेगा और उससे इकोसिस्टम बड़े पैमाने पे जो है ना इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बाघ जैसा जो की स्टोन स्पीसीज है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने पूरे जीवन काल में बाघ जो है एक बड़े क्षेत्र को मरुस्थल बनने से रोकता है। तो इतनी सारी जो प्रयास हैं और इतने सारे जो हम लोग ताम झाम सरकारी स्तर पे भी सुनते हैं कि बाघ का संरक्षण करना है, तो ये इसलिए होता है कि एक बाघ आपके इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम इसी बात से समझ सकते हैं कि वो अपने जीवन काल में जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर जो है ना जमीन को जो है ना मरुस्थल होने से बचाता है। क्योंकि अति चराई वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, जनसंख्या कंट्रोल वाला उदाहरण दिया मैंने, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रीन स्टेटस कैसे किसी प्रजाति की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है। ये मैकेनिज्म बताया है उन्होंने। तो मैकेनिज्म में क्या है कि कोई प्रजाति फुल्ली रिकवर्ड कब होगा, तो तब होगा वो अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। अब 3-4 इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि फुल्ली रिकवर्ड कब माना जाएगा, कि एकदम ठीक हो गई चीजें। हाँ, तो अपने सभी, जैसे अभी टाइगर का क्या लिया था हमने, 24 बात की थी, 24 क्षेत्रों का, जिसमें से 9 में वो पाए जाते हैं और 9 में भी थ्रेटेंड स्थिति में है। तो 24 के 24 में अगर ये मिल गया तब जाके वो सही मान लिया जाएगा, रिकवर्ड मान लिया जाएगा। वो अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार आबादी में मौजूद हो, मतलब विलुप्त होने का खतरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक आबादी भी हो, वो अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करते हो, मतलब जो है इकोलॉजिकल जो उसका वर्क है उसका प्राकृतिक रूप से। और इन सभी कारकों के आधार पर ग्रीन स्कोर क्या 0 से 100% दिया जाता है। जितना स्कोर अधिक होगा ऑब्वियसली वो रिकवरी के चांसेस उसके अधिक बताए जाएंगे। तो इसीलिए फुल्ली रिकवर्ड बताया जाएगा कि किस स्थिति में है। तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ के बारे में हमने कीस्टोन स्पीसीज के बारे में हमने देख ही लिया। और ये क्या है, सबसे बड़ा वन्य विशाल बिडाल बंसी है, मतलब बिग कैट, सबसे बड़ा बिग कैट है ये दुनिया का। और दुनिया के वनों में मौजूद बाघों की लगभग कितना है, 75% है। 75% आबादी कहाँ, भारत में ही है। इसलिए और इम्पोर्टेंट है। और प्राकृतिक पर्यावास वाले देश क्या है, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया। तो इसीलिए 75% अगर भारत में है पूरे दुनिया में, और अगर इंडिया में खतरे में है तो इंडिया से अगर गायब हो गए तो मतलब प्लेनेट से ही गायब हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, इसलिए और ये गंभीर चुनौती के रूप में है हमारे लिए। और पर्यावास क्या है, मतलब इनका हैबिटेट कहाँ रहते हैं, ये वन क्षेत्र में, फॉरेस्ट एरिया में, सवाना में, झाड़ीदार भूमि में, घास के मैदान, आर्द्र भूमि। आप देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र घास के मैदान वाला क्षेत्र देखो, आर्द्र भूमि, असम भी देखो। तो इस तरह से चीजें हैं। आईयूसीएन लाल सूची में, आईयूसीएन की लाल सूची में इंडेंजर्ड हमने देखा ही। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कहाँ पे होगा ये, अगर हम जो उसके शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक है, अगर हम उसकी परिभाषा समझते हैं तो बड़े आसानी से हम लोग इसे याद नहीं करना होगा। अनुसूची 1 में होगा, जिनका शिकार और व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और इनके किसी भी प्रकार की हत्या या शिकार पे जो है ना पेनाल्टी होती है और जेल के भी प्रावधान, दंड के भी प्रावधान है। तो मतलब सर्वोच्च स्तर का जो है संरक्षण का मानक ये पाया जाता है। इसका मतलब यही अनुसूची 1 में। साइट्स में भी इसी तरह के अपेंडिक्स हैं, तो यहाँ पे शेड्यूल बोला जाता है, इसको अपेंडिक्स बोला जाता है, इसलिए लिखा हुआ परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। तो ये सब भी पूछे जा सकते हैं, कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है, स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि बाघ हमेशा चर्चा में रहता है, इंपॉर्टेंट तो है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। तो अभी क्या हुआ है, नेशनल मास्टर प्लान, और इसका क्या हुआ, इसके 4 वर्ष पूरे हो गए। और ये 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या, भारत की अवसंरचना विकास के लिए जो ये पीएम गति शक्ति योजना शुरू की गई है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहल जारी किए गए हैं। तो कुछ पहल है, इसी कारण से ये चर्चा में है। क्या पहल है, सबसे
पहल हम देखेंगे पीएम गति शक्ति पब्लिक। मतलब जो पीएम गति शक्ति योजना है ये बेसिकली क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत मतलब डिफरेंट मंत्रालय के द्वारा जो देश में विभिन्न क्षेत्रकों में विकास किया जा रहा है। अवसंरचना विकास, तो अब संरचना विकास, तो सबसे पहला क्या मैंने बताया, कोऑर्डिनेटेड तरीके से, मतलब रेलवे, सड़क, एविएशन, शिपिंग, मतलब सारे डिफरेंट सेक्टर में जो अवसंरचना निर्माण का काम चल रहा है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो, फास्ट हो और अधिक से अधिक आधुनिकीकरण के रूप की तरफ उसे बढ़ाया जा सके, जिससे कि देश के विकास में उसका सहायता लिया जा सके। तो इसी में क्या है, पीएम गति शक्ति पब्लिक कर दिया गया है। जो एनएमपी प्लेटफॉर्म है उसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इस पे सारा का सारा डेटा होता है। ये डेटा कैसा डेटा होता है, जियो स्पेशियल डेटा। जियो स्पेशियल मतलब क्या, आप देखो इसको, समझो बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर हमें क्या पूरे देश भर में विकास करना है, और विकास कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेलवे बनाना है, रेल ट्रैक बनाने हैं, रेलवे का विकास करना है, रोड्स बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, इस तरह से डिफरेंट एयरपोर्ट्स बनाने हैं, डिफरेंट सेक्टर में विकास करना है। तो हमारे लिए हमारे पास क्या है, एक मैप होना चाहिए, कैडेस्ट्रल मैप, इस तरह के कुछ डिजिटल रिकॉर्ड होने चाहिए, इस तरह से, मतलब पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए ना, तभी तो हम प्लानिंग कर पाएंगे और ये सेंट्रलाइज तरीके से अवेलेबल हो। तो दूसरी जो बात है ये जो संस्था का नाम है, नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये विसाज एन, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, यही है जियो स्पेशियल इंस्टीट्यूट, ये इंफॉर्मेशन सेंटर इसको बोला जाता है इसे, और नेशनल जियो स्पेशियल डेटा रजिस्टर। तो ये इसका काम ही यही है पूरा का पूरा कि पूरे देश भर में इस प्रकार के जो डेटा हैं उसका जियो स्पेशियल डेटा रखे और वो अवेलेबल करवाए, जिसमें क्या, सड़कों का डेटा। जियो स्पेशियल का मतलब क्या, जो पृथ्वी का सतह है उसके संबंध में जानकारी, और उसके संबंध में जानकारी अगर मान लीजिए इस रीजन के बारे में है, कोई रीजन ए है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो यहाँ पे अगर सड़कों का जाल समझना है, तो जैसे हम लोग समझते हैं ना कि रोड के मैप, तो पूरे देश भर का रोड उस पर आ जाता है, तो ये एक जियो स्पेशियल डेटा है। इस तरह से और भी डेटा हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं, सिर्फ एनएच आ जाए, सिर्फ स्टेट हाईवेज आ जाए, या रूरल रोड्स आ जाए, तो ये डेटा होगा ना। तो इसी तरह से जियो स्पेशियल डेटा के लिए भी एक संस्था होगी। तो यही बताया गया है कि के द्वारा विकसित किया गया जितना एनएमपी प्लेटफॉर्म है और ये संस्था के द्वारा, और उसके बाद यह नेशनल जियो स्पेशियल डेटा रजिस्ट्री द्वारा संचालित होता है। तो ये सब जो नए टर्म है ये नोट कर लेंगे, और बेसिकली क्या, ये भू स्थानिक डेटा उन्नत विश्लेषण तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाएगा, जिससे क्या, ये जो अवसंरचना निर्माण के लिए जो प्लानिंग होगी उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि आपके पास पहले जमीन पे क्या चीजें हैं तभी तो हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे नया। मान लीजिए कोई रोड बनाना है तो हमें पता तो होना चाहिए उस रीजन में कहाँ पे घर है, कितना पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिल्डिंग्स कैसे हैं, तभी तो कहाँ से सड़कें निकलेगी, तो तभी तो प्लानिंग किया जा सकेगा, तभी उसकी कॉस्टिंग देखी जा सकेगी, तभी उसकी वायबिलिटी, वहनीयता देखी जा सकेगी। तो ऐसे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चेक किया जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, जियो स्पेशियल डेटा चाहिए। तो उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं उसकी भूमिका होती है, तो उसी की बात की जा रही थी, जिसमें 2 संस्थानों की बात हमने की, आप नोट कर लेना। पीएम गति शक्ति अपतटीय, मतलब ये कोस्टल इलाके के लिए, तो कोस्टल इलाके के लिए अभी हमने मत्स्य क्षेत्र की बात की है, तो मत्स्य क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट यही है उसके विकास के लिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमने डिस्कस किया। तो वही देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह कई क्षेत्रों में अपतटीय विकास के लिए एकीकृत नियोजन और प्रबंधन के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये पूरा का पूरा पीएम गति शक्ति अपतटीय, मतलब पूरा कोस्टल रीजन में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का कोस्टल रीजन इतना बड़ा है, तो पीएम गति शक्ति में स्पेसिफिक एक सेक्टर ही बना दिया गया, एक डायमेंशन ही अलग से रख दिया गया।
और जो कि क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को जो साकार करने में मददगार होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू इकोनॉमी में मतलब सागरों के संसाधन को तब तक दोहन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जाए, तभी तो कर सकते हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा पोर्ट ही नहीं है, अगर पोर्ट सिस्टम भी नहीं है, फिशिंग हार्बर ही नहीं है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं फिशिंग? तो इससे संबंधित यहाँ अपतटीय परियोजना जैसे विंड फार्म अच्छे, इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधनों की बात हमने की, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे उसके बाद क्या समुद्री और जो माइनिंग है, सीबेड माइनिंग जो है, तो उसके लिए भी सब आवश्यक होगा। उन सब क्षेत्रों के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता करेगी इन सब क्षेत्रों के लिए। तो शुरू की गई प्रमुख पहले, अब फिर से हम लोग जाएंगे। आकांक्षी जिला का हमने सुना है नाम, तो आकांक्षी जिला कुछ जिलों को क्या देश भर में क्या कर लिया गया, कुछ जिलों को लक्षित कर लिया गया देश भर के, और उसमें जो है ना एक इंटीग्रेटेड तरीके से विकास करना है, यही लक्ष्य था हमारा, क्योंकि वो सबसे अति पिछड़े जिले थे, तभी वो जो है ना विकास की राह में आगे बढ़ पाएंगे। यहां भी वही किया गया कि 112 आकांक्षी जिलों को पीएमजी में रख लिया गया मास्टर प्लान में, और जिसका जिला मास्टर प्लान बनाया जाएगा। और ये डेटा आधारित क्या स्थानीय अवसंरचना विकास और समग्र क्षेत्रीय विकास को मजबूत करेगा। और उसमें क्या करना है, वही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लॉजिस्टिक, औद्योगिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन जैसे क्षेत्र आधारित नियोजन का समर्थन किया जाएगा। और क्या लॉजिस्टिक का विकास, तो बिना लॉजिस्टिक के विकास से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक मतलब एक सामान को दूसरे सामान जगह तक ले जाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है वो सबको लॉजिस्टिक बोलते हैं। जैसे क्या कि जो लॉजिस्टिक क्षेत्र को उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की प्रमुख पहल है। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी हमने देखा विजन और पीएम गति शक्ति के अनुरूप है, और ये संधारणीयता और पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस प्रथाओं को ग्रीन लॉजिस्टिक आदि पर भी जोर देता है। हमने देखा कि सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और पूरे इनोवेटिव तरीके से, नवाचारी तरीके से, मतलब ग्रीन हाईवे बनाने की बात चल रही है। उसके बाद क्या, जो उस पे सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, उसके सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि उस पे ईवी चलाएं या फिर जो परंपरागत रूप से डीजल वाहन चल रहे हैं कि वही चलता रहे। तो हमने बड़े लंबे पैमाने पे जो है ना फ्यूल के लिए, ग्रीन फ्यूल के लिए भी काम चालू रखा, जिससे क्या लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है ना विकास किया जा सके। अब उसका पीएमजीएस एनएमपी डैशबोर्ड, इसी तरह से डैशबोर्ड भी बना दिया गया कि प्रगति की निगरानी और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक व्यापक बहुक्षेत्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली हो गई। तो कुल मिलाकर क्या एक सेटअप बनाया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, उस पर निगरानी कैसे करनी है, सारे सेक्टर्स तक कैसे उसके विकास को, उसके लाभ को पहुंचाना है, और पहले तो पहुंच ही उसकी बढ़ानी है कि सारे सेक्टर तक पहुंचे, उसके बाद उनको इंटीग्रेट किया जाए और सबको लाभान्वित किया जाए, जिससे कि कॉमन जो है उससे जो लाभ मिले उससे देश लाभान्वित हो, मतलब रोजगार उत्पन्न हो, उद्योग मजबूत हो और सामानों का आवाजाही आसान हो, स्मूथ हो, और जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट घटे। तो यही सब चीजें हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 2021 का जो था, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं बेसिक, जो अभी तक हमने देखा कि यही है कि भारत में अवसंरचनात्मक नियोजन और क्रियान्वयन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। यही क्या है, 57 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भू स्थानिक डेटा को एकीकृत कर दिया गया है। तो यही हमने बताया कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे पहले क्या कर दिया, सबके डेटा को लेके एक जगह कर दिया कि कहाँ कितनी सड़कें हैं, किसने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सब डेटा एक जगह, तभी तो हम प्लानिंग आगे की कर पाएंगे। एनएमपी के 7 इंजन, तो यही 7 इंजन क्या डिफरेंट सेक्टर हमने बताया, क्या रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो यही है, समझ गए हम लोग पीएम गति शक्ति और इससे संबंधित जो पहल है। इसमें कुछ उपलब्धियां दी गई हैं कि 600 से अधिक परियोजनाओं की योजना बनाई गई और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर वर्णित किया गया। जो पोर्टल है उस पर सारी चीजें दिख रही हैं। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है एनपीजी 300 से अधिक प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, और उसका सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप अपने राज्य मास्टर प्लान भी विकसित करने की बात की गई है। तो यही है कि राज्य के प्रयास को भी उससे एफर्ट को जोड़ दिया जाए। लास्ट में जो आर्टिकल है ये भी थोड़ा फैक्चुअल ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑफिस के बारे में इसमें जानने, कार्यालय के बारे में इसमें जानने को मिलेगा। जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, ये क्या है, CRS, ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
हमने देखा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये सुना है। ये जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने में, जनसंख्या से संबंधित मतलब क्या, मृत्यु, जन्म और उनका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, इन सब के आंकड़े कौन रखता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और पॉपुलेशन से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं तो उसी से संबंधित है। तो इसी के द्वारा क्या है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जनगणना करने का कार्य भी इसी के अंतर्गत आता है, ये हमने पहले पढ़ा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट कार्यालय है ये। इसी के द्वारा ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए। क्लियर, जो इसके द्वारा इकट्ठा किया गया होगा 2023 में और अभी उसे जारी किया जा रहा है। उसमें कुछ चीजें क्या बताई गई, जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े आए हैं, मतलब पंजीकरण से संबंधित, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण, जब जन्म होने के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है और पंजीकरण मृत्यु के बाद जो पंजीकरण करवाने का जो ट्रेंड है, उसी से संबंधित पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और उससे कुछ जो ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि जन्म के समय लिंगानुपात, तो बेसिक है कि लिंगानुपात क्या, 1000 में से 928 है, ये हमने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रख कर लेंगे, क्योंकि अभी आया है तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। क्यों, क्योंकि जनगणना के नए आंकड़े नहीं आए हैं, तो पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जनगणना से संबंधित प्रश्न जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में खास करके कम है। पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में कम है। अब चूंकि नया कुछ आंकड़ा आ गया तो हो सकता है कि यूपीएससी रिपीट कर दे। अरुणाचल प्रदेश में 1085 और झारखंड में 899। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान रखेंगे। संस्थागत मृत्यु और जन्म का हिस्सा, क्या मतलब होता है संस्थागत मृत्यु और जन्म का हिस्सा, मतलब इंस्टीट्यूशनल डेथ और बर्थ, मतलब क्या, किसी ऐसे हॉस्पिटल में या किसी ऐसे जो मतलब घर में जन्म और मृत्यु की बात नहीं, जो पहले पुराने जमाने में होता था, दाई के द्वारा जो है जन्म करवाया जाता था, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था, तो वही किसी ऐसी जो इंस्टीट्यूशन में उसके जन्म और मृत्यु की बात की जा रही है, तो उसका आंकड़ा क्या है, 74.7% और 24%, मतलब मृत्यु का 74.7% और जन्म का 24%। इसमें तो अभी भी हम लोग कम है। जन्म से संबंधित आंकड़े क्या है, पंजीकृत जन्मों की संख्या 2022 की तुलना में 0.9% कम हो गई है। 2022 की तुलना में पंजीकृत जन्म की बात की जा रही है कि जन्म के पंजीकरण का स्तर कितना है, 90.4%, मतलब लगभग सभी लोग जो है ना पंजीकरण करवा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जन्म का पंजीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हुआ है, तो जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अवेयरनेस है, तो इसलिए यहाँ पे तो ये चीजें सीधे सीधे समझ में आ रही है। हाँ, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और भी क्या है कि मृत्यु से संबंधित आंकड़े सेम, वही पंजीकरण का मामला 2022 की तुलना में क्या 0.1% बढ़ी है। मृत्यु का पंजीकरण का स्तर क्या 97.2 है और वो 98 था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज मौत शहरी क्षेत्रों से अधिक है, यहाँ उल्टा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोग पंजीकृत करवा रहे हैं मृत्यु होने के पश्चात, और ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु का पंजीकरण शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा अलग है, ये पूछा जा सकता है। 2022 की तुलना में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, ये एक नकारात्मक, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जन्म पंजीकरण और 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100% मृत्यु पंजीकरण हुआ है। ये अचीवमेंट है, बताया जा सकता है, कहीं हम लोग लिख सकते हैं। और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण महिलाओं की तुलना में अधिक है, तो ये भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। चलिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो सीआरएस के बारे में बात की जा रही थी, उसके बारे में बता दिया गया कि एकीकृत प्रक्रिया है पूरी तरह से, जिसके तहत जीवन का महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु और मृत्यु जन्म सबका आंकड़ा एक जगह इंटीग्रेटेड रूप से दर्ज किया जाता है, जिससे कि और जिसमें कि विवाह और तलाक जैसे आंकड़े नहीं शामिल है, ठीक है। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत सबको करवाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है सूचना, तो ये ध्यान रहे, कोई ऐसा बोले कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है तो ये गलत होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत, ठीक है। 2023 में किए गए संशोधन में डिजिटल पंजीकरण और राष्ट्रीय व राज्य डेटाबेस आदि के निर्माण को संभव किया है। तो ये सब चीजें जो है ना पंजीकरण से संबंधित ये डेटा था। चलिए, अब हम लोग अन्य सुर्खियां देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट न्यूज है वो क्या है, इजराइल गाजा शांति समझौता। तो जैसा हमने अभी देखा है
पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम कि ये अमेरिका की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ साथ और भी राज्य हैं और भी देश हैं, मिस्र, कतर और तुर्की के द्वारा ये मध्यस्थता की जा रही है। और इसमें जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो पिछले 2 वर्षों से जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उसको रोकने की बात की जा रही है। तो उसमें पक्ष यही दिया गया है जो इजराइल की तरफ से कि उसकी सेना जो है ना पीछे हटेगी गाजा साइड से। तो गाजा साइड्स में जो है ना येलो लाइन जो है जो उसे कवर करता है, ऐसे जो ये है यहाँ पे जो ये गाजा है तो यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे कर दी गई है, तो इसके बाहर जाएगा, इसी को येलो लाइन बोला जाता है। तक चली गई। तो उसमें मूल पॉइंट यही है। और भारत का पक्ष इस पे क्या है कि भारत का रुख ये कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए किए जा रहे शांति प्रयास का भारत जो है ना सराहना करता है, प्रशंसा करता है भारत इसके पक्ष में। और क्योंकि ये बहुपक्षीय कूटनीति की जा रही है, किसी एक राष्ट्र विशेष के प्रभाव में या उसके सहयोग से नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुपक्षीय नीति की जा रही है। और उसके बाद क्या ये भारत के लिए भी के विदेश नीति में क्या एक बैलेंस जो है वेस्ट एशिया नीति के लिए काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में शांति होगी लंबे समय तक और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपने पक्षों को रख सकते हैं। तो यही इसमें है। पासनी पोर्ट जो हमने बताया अभी कुछ दिनों से चर्चा में है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी थे यहाँ पे, तो उसी बीच में ये घटनाक्रम काफी रहा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो चल ही रहा है संघर्ष, तो वहीं पे क्या है पासनी पोर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसके लोकेशन को देखो आप, पासनी, ग्वादर, चाबहार इंडिया ने डेवलप किया है। उसका ग्वादर पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, चीन ने किया था, और यहां से इसका कॉरिडोर जा रहा है चीन इकोनॉमिक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी। और अब जो है पासनी एक नया है, उसी से थोड़ा सा दूर हटके पासनी जो है ना अमेरिका को देने की बात की गई है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पासनी बंदरगाह के विकास और संचालन का अवसर देने की पेशकश किया। और किसके लिए? जो अंदरूनी इलाके में क्या रेयर अर्थ मिनरल जानते हैं हम लोग, रेयर अर्थ मिनरल आगे आने वाले भविष्य की जो इंडस्ट्रीज है उसके विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी इंडस्ट्री, एआई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बताया ये जा रहा है। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ग्वादर भी वहीं पे है उसके पास में। तो ये लोकेशन बता दिया गया और इसके अवस्थिति दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग को एक आदर्श केंद्र बनता है। तो ये चीजें यहाँ पे है और क्रिटिकल मिनरल्स तक पहुंचाने का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए मुद्रास्फीति के बारे में हम लोग क्या इसमें जो कुछ डेवलपमेंट है क्या है कि मुद्रास्फीति अभी हुआ क्या है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो आंकड़े आए हैं, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पे आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, और ये कमी मुख्य रूप से क्यों आया है? क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है उनके खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हुई है, जिससे क्या है कि कोर मुद्रास्फीति जो है जो 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिसके कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। कोर इन्फ्लेशन किसको बोला जाता है? जिसमें फूड और एनर्जी से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उसको बाहर कर लिया जाता है। कोर इन्फ्लेशन मतलब वो उस तरह के वोलेटाइल जिसके मूल्य में जो है ना बहुत तेजी से ऊपर नीचे कमी और अधिक होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो जिससे क्या है कि मुद्रास्फीति का एक सही पिक्चर पता लग जाता है, वोलेटाइल पिक्चर नहीं कि तुरंत कम और अधिक नहीं, बल्कि एक स्थिर पिक्चर पता लगता है। जबकि क्या दूसरा जो मुद्रास्फीति का प्रकार हमने पढ़ा है हेडलाइन, उसमें सबको शामिल कर लिया जाता है। तो उसमें क्या उतार चढ़ाव देखा जाता है, तो उसमें जो है सही स्थिति नहीं पता लगता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा कोर और मुद्रा और हेडलाइन, तो अभी कोर की बात हो रही है, इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आया है, तो यही बात की जा रही है। वस्तुओं और सेवाओं की निर्धारित सूची की कीमतों में हर महीने होने वाले बदलाव को मापता है। और जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और यही परिभाषा दी गई कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर बाकी वस्तु कीमतों को मापता है, जिससे कीमतें आमतौर पर स्थिर या अनुमानित होती हैं। और आरबीआई क्या बोल रही है यहाँ पे कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर के लिए आरबीआई की सहनशीलता सीमा जो है कितना है? जो 4% ±2, तो मतलब क्या 2% से लेकर 6% तक उसके अनुरूप है, तय किया गया है। ठीक है, यही तय किया गया है। तो जो प्रमुख पहल है आरबीआई के द्वारा, कुछ प्रमुख पहल वो क्या है वो देखते हैं, उसके बारे में न्यूज है। तो पहली क्या है
ये बेसिकली ऋण लेने और देने से संबंधित जो ये है कुछ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसपे क्या है, जो उपभोक्ता है, जो ऋण लेना चाह रहा है, उसके जो वित्तीय व्यवहार हैं उससे संबंधित एक यूनिफाइड डेटा रहेगा, इंटरफेस होगा, जिससे क्या ऋण देने की व्यवस्था जो है ना आसान हो जाएगी, सुचारू रूप से चलेगी। यही इसका ही है। उसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, रिटेल सैंडबॉक्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट। तो ये 3 बातें हैं यहाँ पे। तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस तो हमने देख ही लिया, ऋण लेने से संबंधित है। ये सारा डेटा एक जगह एकत्र होगा, जिससे ऋण देने वाले को, लेने वाले को, सबको सुविधा होगी। सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स क्या होता है? ये फिनटेक कंपनियों के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है, जहां वो क्या नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकते हैं, जिससे कि आगे वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट में क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टोकनाइजेशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? तो बेसिकली क्या, ये क्या है कि 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। सिंपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, कि जो बेसिकली बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अपने यहाँ लिक्विडिटी, तरलता की कमी को, मतलब पैसे की कमी को, तुरंत उसको जरूरत हो, उसको दूर करने के लिए ये शॉर्ट टर्म एक तरह से बॉन्ड है की तरह है, तो वो जारी करती है। तो जिससे क्या हुआ, वो किसी से मार्केट से वो पैसा लेती है और उसे वो बॉन्ड जारी कर देती है। तो ये हो गया सीडी, इसको बोला गया सीडी। ठीक है, और ये निगोशिएबल बोला गया, और मैंने बोला ये प्रॉमिसरी नोट की तरह होते हैं। और इसका ट्रेड भी किया जा सकता है, ट्रेड भी किया। तो इसीलिए इसको मैंने शुरुआत में बोला कि मनी मार्केट में प्रचलित इंपॉर्टेंट टूल के रूप में, निगोशिएबल टूल के रूप में है, जिसका ट्रेड भी संभव है, जो कि बैंक करती है, शेड्यूल बैंक करती है, और जितने फिनेंशियल रजिस्टर्ड फिनेंशियल शेड्यूल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो लोग इसको करते हैं अपने यहाँ लिक्विडिटी को कम करने के लिए। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी समस्या से जूझ मतलब उसको मैनेज करने के लिए, ये सीडी का मतलब ये है। तो उसी का टोकनाइजेशन कर दिया, मतलब डिजिटल रूप कर दिया गया। तो यही है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेगोशिएबल मनी मार्केट उत्पाद है, जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा फंड्स के बदले डीमैट रूप में प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि इतना है, ये बता दिया गया। और ये प्रक्रिया, और जो अभी टोकनाइजेशन कर दिया गया है, वो क्या करेगी, इसी प्रोसेस को तेज कर देगी, क्योंकि प्रक्रिया तेज निपटान, बेहतर तरलता और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। तो बेसिकली क्या है, इसका डिजिटल स्वरूप के रूप में हम लोग समझ सकते हैं इसे आसान भाषा में। विश्वास योजना क्या भविष्य निधि से संबंधित है, कर्मचारियों को भविष्य निधि से केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में विश्वास योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसमें बोला क्या गया, ये बोर्ड त्रिपक्षीय बोर्ड होगा, जिससे क्या है कि जो डिस्प्यूट है उसे कम किया जा सके। इसमें सरकार, केंद्र राज्य दोनों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और ये 3 योजना होंगे इसके अंतर्गत। ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड को सहायता प्रदान करती है। ये बोर्ड निम्नलिखित 3 योजनाओं का संचालन करती है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना। तो इस विश्वास योजना के बारे में हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में दूसरा यही कि पक्ष ये है कि उद्देश्य कम दंड का भुगतान के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करना। मतलब कि अब कुछ नियोक्ता क्या है, समय के साथ जो है ना पीएफ जो है ना नहीं जमा करते हैं, जिसमें क्या है दंड का प्रावधान है। तो उसी से विवाद को कम करने के लिए तो कम दंड का प्रावधान कम कर दिया गया। पहले अधिक दंड लगा दिया जाता था देरी में जमा की गई। भविष्य निधि एक प्रकार की सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत अंशदान करते थे। यही मुद्दा ये था कि मुकदमों का एक प्रमुख कारण यह रहा कि भविष्य निधि में देरी से जमा की गई राशि पर अत्यधिक दंड लगाया गया, तो इसलिए मुकदमे में चले गया, लिटिगेशन में चला गया प्रोसेस, जिससे डिले हुआ मामला। तो ये इसी चीज को कम करने के लिए विश्वास योजना है। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या, अंतिम स्थिति ऐसा, मतलब उसके बाद अब जो है ना वो चीजें जो है ना सहन के बाहर है, यही है। तो पर्यावरण के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिंदु पर्यावरण में, किसी भी इकोसिस्टम में ऐसे सिचुएशन पहुंच जाए जहां से उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो। मतलब उस इकोसिस्टम में रहने वाले जीव या वनस्पति जो भी, मतलब पूरा का पूरे इकोसिस्टम, यही है कि थर्मल, गर्म जल की प्रवाल भित्तियां अपनी थर्मल टिपिंग पॉइंट को पार कर चुकी हैं। तो मतलब क्या, टेम्परेचर इतना अधिक हो गया है, गर्म जल में रहने वाली इतना अधिक हो गया है कि जो उसका प्रभाव होगा उसे कभी जो है ना
फिर से पुनर्प्राप्ति मतलब रिकवर नहीं किया जा सकेगा, मतलब वो मृत ही हो जाएंगे, मतलब वो फिर से पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब यही इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे उसमें, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। इसी को बोला जाता है टिपिंग पॉइंट। यही है मतलब आईपीसीसी के अनुसार टिपिंग पॉइंट किसी प्रणाली में यही किया गया कि इतना बड़ा बदलाव कि उसे रिवर्स नहीं किया जाए, पुरानी स्थिति में नहीं लौटाया जा सके। और क्या परस्पर जुड़े हुए टिपिंग पॉइंट आपस में जुड़े हुए थे, इसका अर्थ यह है कि एक की सीमा को पार करने पे फिर उसका ट्रिगर हो जाएगा दूसरा। इस तरह से ऐसे देखेंगे, इस तरह से बदलाव हो सकते हैं। इससे पृथ्वी की सतह को खतरे में डालने वाला श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा हो सकता है। जैसे सागर जल का अगर टेम्परेचर बढ़ गया या वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, कुछ जीव अपने आप खत्म हो जाएंगे। और कुछ जीव अगर खत्म हो जाएंगे, जैसे मान लिया जब प्रवाल या मछलियां खत्म हो गई, तो उनसे संबंधित जो और इकोसिस्टम में जीव या वनस्पति हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये टिपिंग पॉइंट हुआ ना, जैव विविधता पे भी असर पड़ा। ये है। उसके बाद क्या, खतरे में पृथ्वी की अन्य प्रणालियां क्या है, अमेजन वर्षावन, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन हमने पढ़ा ही है, ये कमजोर हो रहा है। सब पोलर जायर और जमीन पर परमाफ्रॉस्ट, पर्वतीय ग्लेशियर, सब टिपिंग पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में क्या आ रहा है हमारे सामने, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल टिपिंग पॉइंट्स को। ठीक, रोडामाइन बी एक क्या है, ये एक पदार्थ है जो ये रोडामाइन बी ये पॉल्यूटेंट के रूप में है कि इसके अणुओं को पता लगाने के लिए कॉफी रिंग इफेक्ट और नैनो प्रौद्योगिकी सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो इसलिए चर्चा में। रोडामाइन बी कहाँ यूज किया जाता है? रोडामाइन बी बेसिकली क्या है, टेक्सटाइल क्षेत्र में, ये पेपर इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इन सब में यूज ये किया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह में। और जल में घुलनशील है, चमकीला गुलाबी रंग का फ्लोरोसेंट सिंथेटिक डाई है एक्चुअली ये। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज तो काफी है, लेकिन इसका क्या टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता के कारण जो है ये पॉल्यूटेंट है, ये पर्यावरणीय प्रदूषक के रूप में और जल में लंबे समय तक बना रहता है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या नैनो टेक्नोलॉजी सिद्धांत का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रोडामाइन बी ध्यान रखेंगे। सुर्खियों में रहा स्थल एक क्या, मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या, अफ्रीका के पूर्वी तट पे मतलब हिंद महासागर में अवस्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र, और द्वीपीय राष्ट्र पूरे विश्व में भी बोला जाएगा। तो ये काफी आकार में सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। यहाँ पे हुआ क्या है, वही जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है और सरकार गिर गई, जैसे नेपाल में अभी हाल फिलहाल में हुआ, इसलिए चर्चा में है। हमने ये देख ही लिया। और इसका हमने यहाँ पे देख लेंगे। यहीं पे क्या आपको सेशेल्स, रीयूनियन, ये सब कंट्री है, और इधर अफ्रीकी नेशन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मतलब पहला वो 2 3, चौथा ये है। ठीक है। उसके बाद क्या, जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक स्थानिक प्रजातियां हैं, सभी स्थानिक प्रजातियां हैं, मतलब कि मेडागास्कर में पाई जाने 90% प्रजाति जो है ना स्थानिक है, मतलब ये दुनिया में यहाँ के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और मेडागास्कर और भारतीय मानसून कैसे, जो भारतीय मानसून हमने पढ़ा है, ये जो 0 डिग्री है और यहाँ से ऐसे आती है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, और यहाँ से जो ऐसे मुड़ती है और तब जाके क्या हो जाती है दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने। तो ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है हमने बनाया, और ये जो पॉइंट है ये मेडागास्कर है, इसी के ऊपर मैस्करनी हाई है। क्या है? मैस्करनी हाई। हाई क्यों बोलते हैं? उच्च दाब यहीं बनता है, और यहाँ से जैसे उच्च दाब से इधर लो प्रेशर की तरफ खिंचती है, और जैसे ये मुड़ती है तो दक्षिण पश्चिम में, तो यही जगह है वो, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेडागास्कर के ऊपर में मैस्करनी हाई है। जब हम लोग मानसून पढ़ते हैं तो वो चर्चा आती है उसकी, तो मैस्करनी हाई जगह नाम रख लेंगे, ध्यान रखेंगे। और यही चीजें लिखी हुई है। और यहाँ पे क्या, समुद्री धाराएं भी, समुद्री धाराओं द्वारा अफ्रीका से मेडागास्कर के अलगाव के कारण भी है। तो यहाँ पे समुद्री धाराओं को भी देख लेंगे हम लोग। तो ये कुल मिलाकर हमारा आज का, हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ तक सारे न्यूज आर्टिकल को कवर किया। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पीएम गति शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 1,
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और इससे संबंधित प्लेटफॉर्म के संदर्भ में। सही कथन चुनने हैं, 2 स्टेटमेंट है, सामान्य सा प्रश्न है ये, लेकिन प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के विनियामक और विकासात्मक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी डायरेक्ट है और ऐसे टॉपिक से डायरेक्ट ही प्रश्न आएंगे। लंबे स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे होंगे। अगर आपने आर्टिकल सही से सुना है और समझा है या तो पढ़ा है, तो बड़े आसानी से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं और सही स्टेटमेंट ही चुनना है यहाँ भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट द्वारा प्रतिपादित सृजनात्मक विनाश क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत समृद्धि के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देख लिया हम लोगों ने, इस प्रकार के ही प्रश्न यूपीएससी पूछेगी इस तरह से प्राइज से संबंधित, कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हाईलाइट किए जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, तो ABCD बड़े आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण के इस पे है। पहला कथन क्या है, एक पूर्णतः पुनर्प्राप्त की गई प्रजाति अपनी संपूर्ण ऐतिहासिक सीमा में मौजूद और व्यवहार्य होती है तथा अपने पारिस्थितिकी कार्य करती है। ये जो टाइगर से संबंधित जो आर्टिकल था उससे है। कारण क्या है, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के अनुसार किसी प्रजाति की पूर्णतः पुनर्प्राप्ति तब मानी जाती है जब उसकी किसी ऐसे क्षेत्र में पुनर्प्राप्ति की जाती है जहां वह प्रजाति स्थानिक हो सकती है। ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि कैटेगरी, एक तो 8 श्रेणियां, और रिकवरी के लिए, फुल्ली रिकवर्ड करने के लिए कि कौन से जो क्राइटेरिया है वो तीनों ही ध्यान रहने चाहिए, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसान प्रश्न है, 1 2 3 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट चुनना है। जो इकोनॉमिक्स विषय है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जो है ना, डेटा और नई डेवलपमेंट से संबंधित जोड़ के 3-4 स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, जो कि अपेक्षाकृत आसान होते हैं, बशर्ते आपने उसे पढ़ा है ध्यान से, आपको ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शुरू की गई विश्वास योजना, ये तो एक फैक्चुअल पार्ट है। योजना के बारे में स्कीम से संबंधित क्वेश्चंस आते ही हैं। ABCD 4 बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, भविष्य निधि से संबंधित था ये। तो इस तरह से हम लोग ने आज के न्यूज टुडे को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी में इससे जो सीखा है उसको ऐड करते रहिए। धन्यवाद।